बिहार सिविल कोड क्लर्क की तैयारी के लिए जिसमें कंप्यूटर सिलेबस है उसकी तैयारी के लिए ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम चार पांच वीडियो लगभग पांच वीडियो बना चुके हैं। सारे वीडियो को आप देखें और सभी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाया गया। इससे जस्ट पीछे का एक वीडियो जो है उसमें पार्ट वन था, जिसमें कंप्यूटर के आधे सिलेबस को मात्र 23 मिनट में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अभी हम पार्ट सेकेंड बना रहे हैं। इसमें जो रेस्ट पार्ट बचे हैं, जो इम्पोर्टेंट सिलेबस हैं कंप्यूटर के, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको बताया गया। तो एग्जाम से पहले इसको देखें और एग्जाम में जाएं, बहुत ही आपको हेल्पफुल मिलेगा, यानी हेल्पफुल होने वाला है, हेल्प मिलेगा। अ, हम चलेंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं एग्जाम दे के आए, फिर एग्जाम के जस्ट 1 घंटे के बाद हम डिस्कशन वीडियो भी डालेंगे। सिविल कोर्ट क्लर्क में जो रिटेन लिया जा रहा है, पीटी लिया जा रहा है, उसका डिस्कशन वीडियो, फुल डिस्कशन वीडियो डाला जाएगा, जिसमें कंप्यूटर भी होगा। तो आप आ करके मिला भी सकते हैं कि कितना नंबर, कितना स्कोर आप पा रहे हैं। इस तरह से इस तरह से आप, और खास करके कंप्यूटर साइंस में कितना नंबर आ रहा और वीडियो से आपको फायदा हुआ है या नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा। इस नोट से फायदा हुआ है या नहीं, ये खुद पता चल जाएगा। सिर्फ एक दिन बचे एग्जाम के, तो एग्जाम से पहले अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, जो आपके करीबी हैं, जिससे कि कंप्यूटर उसका भी अच्छा जाए। ये नोट्स जो है, पीडीएफ नोट्स, हम बहुत बार बोल चुके हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, उसका लिंक, उसमें जाएं और इस नोट्स को डाउनलोड कर लें और अच्छे से एक बार, हिंदी मीडियम का नोट्स है, अच्छे से एक बार पढ़ लें। सिलेबस वाइज दिया हुआ है, अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम इसी नोट्स को समझाने वाले हैं और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इस चीज पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। अगर नोट्स नहीं पढ़ना चाहते तो अभी हम इम्पोर्टेंट सेक्शन जो बता रहे हैं उसी सेक्शन को देख लीजिए और एग्जाम में जाइए और बेझिझक आराम से टिक लगाइए। एग्जाम ऑफलाइन होने वाली है, आप लोग जाएं, निगेटिव नहीं है। इस चीज एग्जाम के लिए भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया कि एग्जाम किस तरह का होगा, क्या क्या होगा। जैसा कि आपको पता है, इसमें 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा गया था। स्टेनो में रीडर और कलर का सिलेबस सेम था और हमने स्टेनो और रीडर दोनों दिया है और दोनों में हमने सिलेक्ट हुआ है। तो आप याद रखिए, इसलिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं और आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट जो बाकी है। इसमें इंटरनेट तो हम पिछले ही दिन बता चुके थे और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अ, अगर आप किसी और जैसे बिजली विभाग का जो वैकेंसी आई हुई है बिजली विभाग की, उसमें भी कंप्यूटर, आजकल के समय में सभी में कंप्यूटर सिलेबस डाले जा रहे हैं। तो अगर कंप्यूटर सिलेबस, कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर पढ़ना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसमें हम कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर पर विशेष फोकस करते हुए हम प्रत्येक वैकेंसी का वीडियो बनाते हैं। और चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की ओर। और आप लोग, जो अंडरलाइन किया जाएगा, जो ज्यादा नोटिस किया जाएगा, जिसके बारे में वीवीआई बोला जाएगा, उसको तो एक बार अच्छे से सुन लें। चलिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको हम स्किप करते हुए चलेंगे, जिससे आपका समय बर्बाद नहीं हो। तो यहाँ पर हम लोग चलने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास में पूछा ये जाता है कि कंप्यूटर जो है, यानी सबसे पहला कैलकुलेटिंग करने वाला डिवाइस क्या था। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। अबाकस, पिछले बार भी पूछा गया था। अबाकस जो है सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस था और इसकी उत्पत्ति आप कहेंगे तो चीन के ली काई चेन नामक साइंटिस्ट ने किया था और ये कैलकुलेटिंग करने के लिए यूज हुआ और इसका दूसरा नाम सोरोबेन है। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस अबाकस डेवलप किया चीन ने और इसका दूसरा नाम सोरोबेन है। बस इतना पढ़ना है। कैलकुलेटर का आविष्कार पिछले बार पूछा गया था। हिस्ट्री से दो क्वेश्चन था, आप याद रखिए। 1642 ईस्वी में, कहीं कहीं 45 भी मिलता है, तो अगर 42 नहीं रहता तो 45 में टिक लगाए, अच्छा है।
इसके बाद लिबनिट्ज कैलकुलेटर के बारे में लगभग नहीं ही पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स बेबेज के बारे में पूछा जाता है कि चार्ल्स बेबेज ने कितने इंजन बनाए। चार्ल्स बेबेज ने दो इंजन बनाए, एक डिफरेंस इंजन, एक एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन सक्सेसफुल नहीं रहा, जो 1820 ईस्वी में बना। ये पुराने कॉन्सेप्ट पर आधारित था, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर आधारित एनालिटिकल इंजन था। यानी एनालिटिकल इंजन 1837 ईस्वी में बनाया गया। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि 1837 ईस्वी में बनाया गया, इम्पोर्टेंट ये है कि चार्ल्स बेबेज का ये जो दूसरा इंजन है, इसी के आधार पर अभी मॉडर्न कंप्यूटर चल रहा है। चार्ल्स बेबेज ने पहला इंजन ये बनाया, डिफरेंस इंजन 1820 में, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट जो चलता आ रहा था उसके आधार पर। और एनालिटिकल इंजन बनाया, इसका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, यानी सेकेंड जो इंजन बनाया, उसके आधार पर अभी का कंप्यूटर चल रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दूसरा इंजन का नाम क्या था। तो एनालिटिकल इंजन। अभी का जो कंप्यूटर चल रहा है वो चार्ल्स बेबेज के किस इंजन के कॉन्सेप्ट से मैच करता है। तो एनालिटिकल इंजन। ये एनालिटिकल इंजन बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंस इंजन नहीं के बराबर पूछा जाता। तो याद रखना है, सेकेंड इंजन जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और सेकेंड इंजन चार्ल्स बेबेज का जो है एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ये तो पूछा गया ही है। आप ये एडा लेडी अगस्टा के बारे में पूछा गया है। इसको फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। बाइनरी नंबर का यूज करने वाली बाइनरी नंबर का यूज करके प्रोग्राम बनाने वाली पहली इंजीनियर लेडी अगस्टा थी। और इसको प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। पहला प्रोग्रामर कहा जाता है, और ये लेडी अगस्टा है। पंच कार्ड डेटा को स्टोर करने के लिए आविष्कार किया गया था। यानी कि जैसे मेमोरी अभी यूज किया जाता है, तो पहला मेमोरी हम पंच कार्ड को बोल सकते हैं। और ये 1890 ईस्वी में पंच कार्ड में हरमन होलरीथ नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो याद रखना है, पंच कार्ड का आविष्कार 1890 ईस्वी में हरमन होलरीथ ने किया था। बस इतना सा। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। पंच कार्ड पहले हिस्ट्री लिखा हुआ है कि पंच कार्ड पहले 1725 ईस्वी में यूज हो रहा था। तो हरमन होलरीथ और सब कंपनी ने मिलकर के 1924 ईस्वी में आईबीएम नाम का एक संस्था बनाया। ये जो आईबीएम है अभी भी चल रहा है। ये आईबीएम नाम का एक कंपनी बनाया गया, जो कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए यूज हो। 1924 ईस्वी में आईबीएम नाम की संस्था ने हरमन होलरीथ और सारे कंपनी के साथ मिलकर के आईबीएम नामक संस्था बनाया गया था। मार्क वन, पहला कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर मार्क वन। कुछ लोग अबाकस को पहला कंप्यूटर मानते हैं, जो कि गलत है। अबाकस पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, और पहला कंप्यूटर जो है मार्क वन था। और जिसको बनाया था हार्वर्ड आइकन नामक साइंटिस्ट ने मार्क वन बनाया था, जो 1944 ईस्वी में था। तो कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, ये पूछा जाए तो 1944। वैसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ। फिर चलते हैं। इस तरह से बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। अब हम चलेंगे पहला। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इनियक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। खूब पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप VVI में रख लें। ये VVI में रख लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक पहला कंप्यूटर कौन था। तो इनियक था। आविष्कार किसने किया। तो जॉन मॉचले ने किया। जॉन मॉचले नामक साइंटिस्ट ने किया, और प्रेसपर इकट भी उसका है साथ ही। लेकिन ये जॉन मॉचले ने किया पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इनियक। और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, याद रखना। और इन 1946 ये भी है, मतलब ये पूरे पैराग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर किसने किया, जॉन मॉसले ने। और कब किया, 1946 इसमें। क्या था, पहला इलेक्ट्रॉनिक, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। वैसे ये इडसे का फुल फॉर्म याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज। इडबेक का डिक्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक। यूनिवेक, ये पहला कंप्यूटर है जो बिजनेस पर्पज से यूज किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वन। ये इसी का है, वही जे प्रेस पर इकट नामक कंपनी ने किया था।
और एक कंपनी बनाया था जेपरेस परिकर ने, उसका नाम है ईएमसीसी। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इन्हें एक याद रखना। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, फिर से रिव्यू कर लेते हैं। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस अबाकस, पहला कैलकुलेटर पास्कलिन 1642। चार्ल्स वेज के दो इंजन, जिसमें दूसरा इंजन इलेक्ट्रिकल इंजन, जो मॉडर्न कंप्यूटर से इसका कॉन्सेप्ट मैच करता है। पहला कंप्यूटर इंजीनियर यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामर लेडी अगस्टा। पंच कार्ड का आविष्कार हरमन हॉलरी 1890 ईस्वी में किया था। आईबीएम कंपनी 1924 ईस्वी में बनी थी। पहला कंप्यूटर मार्क वन। और ये सबसे ज्यादा, अभी जितना भी कुछ बताया गया इसके बाद, अबाकस के बाद, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें पहला इलेक्ट्रॉनिक, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 ईस्वी में मोचले और इकर्ट ने किया। और ये इसका फुल फॉर्म। ये सभी जो दिख रहे हैं सभी फर्स्ट जनरेशन के, इनिएक, इट्सेक, यूनिवेक, इडवेक, फर्स्ट जनरेशन। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री कंप्लीट हुआ। जो इम्पोर्टेंट था हमने टिक लगा दिया, उसको अच्छे से देख लें। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनरेशन में देखेंगे कि जनरेशन में क्या है। जो ही बदलते गया, कंप्यूटर पूर्ण रूप से बन चुका था, यानी इनिएक बन गया, उसके बाद जो है सो जनरेशन चालू हुआ। और कंप्यूटर के जनरेशन में उसका टेक्नोलॉजी बदलते गया। तो हम देखेंगे किस किस जनरेशन में कंप्यूटर का कौन सा टेक्नोलॉजी चेंज हो। तो सबसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, सेशन नहीं पूछा जाता, इसे इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या इम्पोर्टेंट था, तो जो जो इम्पोर्टेंट बिंदु है हमने उसको पॉइंट वार कर दिया है। तो आप इस डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ के सिर्फ पॉइंट पढ़ लेंगे, यही सफिशियंट है आपके लिए। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, और वैक्यूम ट्यूब को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व भी कहते हैं। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का ये एग्जांपल है, ये एक बार देख लें। जो अंडरलाइन हम करते हैं उसको एक बार अच्छे से देख लें ध्यान से। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यानी इलेक्ट्रॉन वॉल्व के बदले ट्रांजिस्टर लगा। मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा, और असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि फॉर्टन और कोबोल सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से यानी कंप्यूटर में यूज होने वाला लैंग्वेज है। सेकेंड जनरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का टेक्नोलॉजी यूज हुआ। लॉ लेवल लैंग्वेज यानी असेंबली और मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ। और फॉर्ट्रेन और कोबोल इसका लैंग्वेज है। फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म खूब पूछा जाता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो इस पीडीएफ के लास्ट में दिया हुआ है। फुल फॉर्म, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। हमने लास्ट में एक फुल फॉर्म का भी वीडियो बनाया है, तो आप दो सौ करके दो बनाया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना हुआ है। आप उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लें। वैसे आप ये पढ़ने के बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देखेंगे तो आपको मतलब मैक्सिमम आते ही रहेंगे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का आविष्कार किया गया था, खूब पूछा जाता है ये। और इसका आविष्कारक जेएस किलवी थे। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का पहला बार किस जनरेशन से यूज किया गया, तो ये पूछा जाता है। तो ये पास्कल और एल्गोल, यानी हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से शुरू हुआ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी क्या था, माइक्रो प्रोसेसर। भाषा कौन सा उपयोग हुआ था, हाई लेवल लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस। और एक बात ये भी जान लें, इंटरनेट की शुरुआत फोर्थ जनरेशन से हुआ है। फिफ्थ जनरेशन जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका टेक्नोलॉजी है। और इसमें फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, वीएलएसआई और यूएलएसआई का। अभी जो लैपटॉप है, नोटबुक है, अल्ट्रा बुक है, स्मार्टफोन है, सभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। आप रिव्यू एक बार कर ले। फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक पोल या वैक्यूम ट्यूब से चलता था, मशीन लेवल लैंग्वेज इसमें यूज होता था, यानी बाइनरी लैंग्वेज। ये एग्जांपल है, याद रखना। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर पर, इसमें लॉ लेवल लैंग्वेज, जो लॉ लेवल लैंग्वेज असेंबली है और मशीन है। लैंग्वेज यूज हुआ फॉर्ट्रेन और कवर। थर्ड जनरेशन में आईसी यूज हुआ, और जीएस के लिए उसके आविष्कारक हैं आईसी के आविष्कारक। हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन से यूज होना शुरू हुआ। फोर्थ जनरेशन का टेक्नोलॉजी वीएलएसआई था, और इसके इसमें यूज किया जाता था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का यूज यानी चिप का यूज फोर्थ जनरेशन से शुरू हुआ। और हाई लेवल लैंग्वेज ये यूज हुआ सी, सी प्लस प्लस, डी बेस। फिफ्थ जनरेशन जो अभी का कंप्यूटर है, और इसका टेक्नोलॉजी था यूएलएसआई। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर पर काम हो रहे हैं अभी भी। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पहले भी था, हिस्ट्री था, जनरेशन था, अब इसमें पढ़ेंगे। खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो कंप्यूटर शब्द से हुई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फादर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू का मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
जो पॉइंट किया हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने इस नोट्स में उसी चीज को लिखा है जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस नोट्स को अच्छे से पढ़ें। अगर नोट्स नहीं पढ़ सकते तो वीडियो को अच्छे से देख लें, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। कभी किसी किसी नोट्स में तो कभी कभी समझ नहीं आएगा, तो आप वीडियो को अच्छे से देख लें, फिर नोट्स को डाउनलोड करें, उसको पढ़ें। एग्जाम में बहुत ही सबसे ये हेल्पफुल होने वाला है। कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर का ये दिया हुआ प्रोसेस तो खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कंप्यूटर सीक्वेंस दिया हुआ काम कैसे करता है तो ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जीआईजीओ का फुल फॉर्म, जीआईजीओ इसको कहा जाता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो रिजल्ट गलत आएगा, अगर गलत मतलब सही देंगे तो सही आएगा। जैसे अगर 2+2 देंगे तो 4 आएगा, अगर हमको 4 मंगाना है और 2+3 दे देंगे तो फिर 5 आ जाएगा। तो गलत हम इन्फॉर्मेशन देंगे तो गलत रिजल्ट देगा, और सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो सही रिजल्ट देगा। इसी को कहा जाता है जीआईजीओ, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब जैसा आप देंगे वैसा मिलेगा। हाँ। डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटर डाटा हैंडलिंग के अनुसार डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर 3 प्रकार का पूछा गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं डाटा हैंडलिंग के अनुसार। तो 3 होते हैं। डिजिटल, जो सिर्फ डिजिट का वर्क करता है। एनालॉग, जो सिर्फ चेंजेबल डाटा का करता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, जैसे कि बैरोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, हॉस्पिटल का इंस्ट्रूमेंट हो गया, पेट्रोल पंप का मीटर हो गया, ये सब। एनालॉग कंप्यूटर जो कैलकुलेशन के काम में आता है, वो डिजिटल कंप्यूटर जो दोनों काम करता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसे ईईजी, डाटा एनालिसिस मशीन, डायलिसिस मशीन, एटीसी। फिर से समझेंगे, हमारा जो कैलकुलेटर होगा वो डिजिटल कंप्यूटर होगा। अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट मापने वाला यूज करते हैं तो वो एनालॉग कंप्यूटर होगा, और जो दोनों काम कर देता है तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। ये डाटा हैंडलिंग के अनुसार, और ये है कार्य क्षमता के अनुसार, कितना काम करेगा उसके आधार पर 4 प्रकार के हैं। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, जो सिंगल यूजर और सिंगल एक तरह से, तो ये हम लोग का लैपटॉप पर्सनल यूज के लिए जो लेते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, एक ही छत के नीचे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, जैसे मॉल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, साइबर कैफे हो गया, स्कूल स्कूल में हो गया, तो एक ही से कनेक्टेड रहता है तो उसको मिनी कंप्यूटर कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक किसी कंपनी द्वारा सारे कंप्यूटर उस कंपनी के एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो एक तरह से नेटवर्क, वो कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। और अगर पूरे दुनिया के कंप्यूटर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से तो वो कहलाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर पहला था परम, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था, जो सीडे कंपनी ने बनाया था। और विश्व का पहले पॉइंट लिखा हुआ, हाँ करे 1976 ईस्वी में भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 सीडे द्वारा विकसित किया गया। भारत का वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। और अभी हो गया फ्रंटियर, ये विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर ये हो गया फ्रंटियर। याद रखना, विश्व का वर्तमान में जो है फ्रंटियर है। कंप्यूटर के फायदे एक नज़र डाल लें, वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर हमेशा सही जवाब देता है। हाई स्टोरेज, कंप्यूटर में बहुत सारे मेमोरी होते हैं जो बड़े से बड़े डाटा को स्टोर करता है। डिलीगेंस, लंबे समय तक काम करते हुए नहीं भी नहीं थकता है, उसको डिलीगेंस बोलते हैं। वर्सैलिटी, मतलब कंप्यूटर एक बार में बहुत सारा काम कर सकता है। आप गाना बजा रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर और भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, इसको वर्सैलिटीज बोलते हैं। ऑटोमेशन, यानी आप काम दे देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक कर करके आउटपुट दे देता है, इसी को ऑटोमेशन कहा जाता है। सही जवाब देगा। स्टोरेज कैपेसिटी है, बहुत लंबे समय तक काम करने की क्षमता है, बहुत सारे काम एक बार कम करने की क्षमता है, और आपके डेटा एंट्री के बाद वो खुद ही आपका रिजल्ट देता है, ये ऑटोमेशन कहलाता है। कंप्यूटर की सीमा क्या है? नो आईक्यू, इसको सोचने की क्षमता नहीं है। डिपेंडेंस, अगर काम खुद भी करता है लेकिन करने के लिए एक यूजर चाहिए, इसलिए डिपेंड है, यूजर पर डिपेंड है। नो फीलिंग, इसके पास इमोशन नहीं है। प्रोन टू वायरस, इसमें वायरस लग सकता है। और डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। तो ये दोनों बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी जानते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछेगा इससे। जिसके द्वारा कंप्यूटर में काम देते हैं, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं सबको डिवाइस बोलते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर में हम काम देते हैं वो डिवाइस इनपुट कहलाता है। खैर, आपको कुछ नहीं करना, ये सारे एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से
देख लेना है, रट जाना है, और ये एग्जाम्पल से ज्यादा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं पूछा। यानी आपको पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। कौन है? कीबोर्ड है, माउस है, जिसके द्वारा कंप्यूटर में हम काम देते हैं वो इनपुट है। यानी जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में काम जाता है इनपुट, जिसके द्वारा बाहर रिजल्ट निकलता है आउटपुट, और जो काम करता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग तो सीपीयू हो गए। इनपुट, इनपुट में हो गया कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक गेम खेलने होता है, ये खूब ज्यादा पूछा जाता है। गेम का बात किया तो वो इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक। गेम का बात किया तो वो इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक है, ये याद रखना है। लाइट पेन, यानी पेन के द्वारा जो हम स्क्रीन टच करते हैं, टच नहीं करते, रे के द्वारा ऊपर से ही काम करते हैं। ट्रैक बॉल माउस की तरह है। स्कैनर, जितने भी स्कैनर है सभी इनपुट डिवाइस, चाहे कोई भी स्कैनर, चाहे फिंगरप्रिंट क्यों ना हो। डिजिटाइजर मैप, मैप के से रिलेटेड है। माइक्रोफोन माइक को कहा जाता है OCR, OMR, MICR, इसका फुल फॉर्म याद रखना है जो नीचे फुल फॉर्म दिया हुआ है। बायोमेट्रिक डिवाइस जितने भी हैं, फिंगरप्रिंट डिवाइस, सेंसर, बार कोड, QR कोड, सभी के सभी इसके रीडर जो हैं, सभी के सभी इनपुट डिवाइस है। इसका एग्जांपल याद रखिए, इससे ज्यादा एग्जांपल में पूछा ही नहीं जाएगा। कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड में 101 नहीं 104 कर दीजिए। अगर 104 नहीं मिलता है तो 100, सॉरी, 104 कर दीजिए। और 104 मतलब की बटन होते हैं। फंक्शनल की टोटल 12 होते हैं। और कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक को टूगल की कहा जाता है। माउस एक लाइट सेंसिटिव, जिस डिवाइस के चलने में लाइट का रोल होता है, क्योंकि माउस को उठाएंगे तो नीचे से लाइट जल रहा होता है। जिस डिवाइस के चलने में लाइट का यूज होता है उसको लाइट सेंसिटिव डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर पर एक एरो रहता है जिसको हम कर्सर कहते हैं। और पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, यानी माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस में यहाँ पर इससे ज्यादा एग्जाम्पल ही नहीं है, एक तरह से मान जाएंगे तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्ट। आप पूछा जाएगा कि इनमें से कौन इनपुट है और आउटपुट है, तो आप इस आउटपुट को याद रखें। 5 है। मॉनिटर जो बाहर दिखाने का काम करता है, स्पीकर बाहर आवाज देने का काम करता है, प्रिंटर बाहर प्रिंट आउट करके निकालने का काम करता है। प्लॉटर, प्लॉटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी, कि डिजाइनिंग प्रिंट करने के लिए क्या यूज होता है, तो प्लॉटर। हम इसके बारे में लिख देते हैं, थोड़ा आप ध्यान रखिए। प्लॉटर, प्लॉटर का यूज डिजाइन प्रिंट, ग्राफिकल प्रिंटर, यानी ग्राफिक में प्रिंट करने वाला, में प्रिंट करने वाला, ये जो है प्लॉटर का काम है। खूब पूछा जाता है ग्राफिकल प्रिंटर कौन है, तो प्लॉटर याद रखना। ये सभी आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर तो बाहर पर्दे पर दिखाने का काम, ये ना, ये सब बाहर दिखाने का काम करता है, बाहर करने का काम करता है। ये अंदर ले जाने का काम करता है, इसलिए इनपुट, ये बाहर करने का काम करता है, इसलिए आउटपुट। आप अंतर नहीं कर पा रहे होंगे तो आउटपुट याद रखिए, इनपुट अपने समझ में आ जाएगा, उसको छोड़ करके जनरली इनपुट ही होंगे। मॉनिटर, मॉनिटर के बारे में बताया गया, तो 3 प्रकार के हैं: CRT, LCD, LED। और भी हैं OLED जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक लाइट मीटिंग डायोड। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं: नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो पेपर को टच करके प्रिंट करता है, ये जिसमें है डॉट मैट्रिक्स, जिसका स्पीड 40 से 100 कैरेक्टर पर सेकेंड। लाइन प्रिंटर 3 से 3000 लाइन करता है, डेजी पर मिनट। और डेजी, डेजी प्रिंट से 20 से 100 कैरेक्टर पर सेकेंड करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर 3 है, और एक थर्मल प्रिंटर भी है। सिस्टम यूनिट CPU के बारे में देख लें पहले, हम बैटरी भी देख लें। हाँ, बैटरी 19% है, तो हम लोग स्पीड में थोड़ा खींचने वाले हैं। यहाँ पर CPU के मेनली 3 भाग हैं: CU और ALU। CU इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है,
और एएलयू काम करने का काम करते हैं। तो पूछा जाएगा इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कौन करता है, तो सीयू। और कंप्यूटर में काम कौन करता है, एएलयू। और स्टोरेज करने के लिए कौन काम आता है, एमयू, मेमोरी। तो ये तीन याद रखना है। एथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म लिखते पूछा जाता है। कंट्रोल यूनिट का काम इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना है। मेमोरी यूनिट का काम मेमोरी स्टोरेज करना और कंप्यूटर को चलने में मदद करना। मेमोरी के बारे में है, तो मेमोरी के बारे में, मेमोरी दो प्रकार का होता है, हम इंपॉर्टेंट बात ही बताएंगे और उससे ज्यादा नहीं। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। जितने भी मेमोरी हैं, जितने भी चिप हैं, सभी सेमी कंडक्टर के बने होते हैं। और सेमी कंडक्टर जर्मेनियम है एक तरह से। और रैम, रैम कंप्यूटर को चलने में मदद करता है। और दो प्रकार के हैं, डी रैम और एस रैम। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें एस रैम ज्यादा स्पीड से चलता है, डी रैम कम स्पीड चलता है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। इसका फुल फॉर्म याद रखना है जनरली। कैश मेमोरी रैम की तरह काम करने वाला है, लेकिन रैम से ज्यादा स्पीड होता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा स्पीड का मेमोरी कौन होता है, तो कैश मेमोरी। और उसके बाद कौन ज्यादा स्पीड का होता है, तो उससे भी ज्यादा स्पीड का कौन होता है, तो आप बोलेंगे रजिस्टर। तो आप देख लेंगे, रैम, रैम से ज्यादा स्पीड होने वाला, रैम से ज्यादा स्पीड होने वाला कैश, और उससे भी ज्यादा स्पीड रजिस्टर। पूछा जाएगा इनमें से कौन ज्यादा स्पीड का मेमोरी है, तो सबसे ज्यादा रजिस्टर, फिर कैश, तब RAM। याद रखना। प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है रैम और रोम को। और उसके बाद जितने भी मेमोरी हैं, सब सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये नोट्स को एक बार अच्छे से आप पढ़ लें। अभी हम चलते हैं आगे। ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है, जिसमें लाइट से काम होता है। मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क को। फ्लैश मेमोरी कहा जाता है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। जिस जिस ड्राइव का यूज डाटा को ट्रांसफर करने के लिए होता है, फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। वोलाटाइल मेमोरी रैम, कैश मेमोरी है। अक्सर पूछा जाता है, ये वीवीआई, ये क्वेश्चन वीवीआई है। वोलाटाइल मेमोरी है नॉन वोलाटाइल में, ये वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी है। ये वीवीआई हम लिखने वाले हैं, वीवीआई। वोलाटाइल मेमोरी होता है रैम और कैश, इसको छोड़ करके सभी के सभी नॉन वोलाटाइल है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम। स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी का होता है बीट। एक मतलब एक निबल में 4 बीट होता है, एक बाइट में 8 बीट या 2 निबल होता है। और इस तरह से फुल फॉर्म याद रखना। टेराबाइट, पेटाबाइट, इसके बाद है एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, जो नहीं पूछेगा। हार्ड डिस्क की गति को आरपीएम में मापा जाता है। चलिए, इतना तक खत्म हुआ। हम इसके आगे ये हार्डवेयर के बारे में आगे बता चुके हैं। सिक्योरिटी एंड वायरस के बारे में बता चुके हैं, इंटरनेट के बारे में बता चुके हैं। यानी पहला पार्ट में ये सभी जो इम्पोर्टेंट, यहाँ से नीचे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आ, यहाँ से नीचे जो हार्डवेयर को लेकर के और नीचे जितने भी इम्पोर्टेंट और हार्ड टॉपिक थे, इसके पहले वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट करवाया है, उसको अच्छे से देख लें, समझ लें। सबसे पहली बात है कि आपको समझना है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, एग्जाम में किस तरह का बात पूछा जा सकता है, तो वो आप वीडियो से ही पता चलेगा आपको। तो आप वीडियो देखें, ये शॉर्टकट की है, एक नज़र में आप देख लेंगे अच्छे से। ये फुल फॉर्म है, ये भी देख लेंगे। ये नोट्स जो है सो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये एक्सटेंशन नेम याद रखेंगे, दो तीन ही इंपॉर्टेंट है, वर्ड, एक्सेल, नोटपैड का और पावर पॉइंट का। ये चारों याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटेंशन है। उसके बाद ये लास्ट में 200 क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका भी एक्सप्लेन हमने वीडियो, एक वीडियो बना करके 100 क्वेश्चन को करवाया है और डिस्कशन भी करवाया है, तो आप देखें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। और हम रिव्यू एग्जाम का देंगे, आई मीन एक्सप्लेन करेंगे, और क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, फुल एक्सप्लेन दोनों शिफ्ट का करवाया जाएगा। तो आप एग्जाम के बाद वीडियो में मिल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, आप लोग अच्छे करके आए।